हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का हमारा पर्यावरण अध्याय 5 जल। ठीक है। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनाते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रकार में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। और लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। थलशाला ये एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। ये यहाँ पे दिखाया गया है विश्व की प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियों का इसमें फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये दक्षिणी अमेरिका है, अमेजन नदी है, कैरिबियन सागर, ये कैरिबियन सागर, मिसिसिपी नदी, उत्तर अमेरिका साल्ट से, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, यहाँ पे ये सब दिखाया गया है अच्छे से। ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिणी महासागर है, ये हमारा अंटार्कटिका है ये। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखिए अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में ये कांगो नदी है, विक्टोरिया झील अफ्रीका, ये नाइजीरिया, दनुबी नदी, काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर एशिया, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे देखिए ये है हमारा अरब सागर, ये हमारा इंडिया, ये इसके बगल में बंगाल की खाड़ी है। ये दक्षिण चीन सागर, इसको चीन सागर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डार्लिंग नदी है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि डार्लिंग नदी किस देश में है, कहाँ पे है। ठीक है, तो डार्लिंग नदी है। और दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पे ऊपर प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है, हांगहीन एशिया, कर्क रेखा, यहाँ पे ये सब दिखाया गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कैस्पियन सागर, यहाँ पे कैस्पियन सागर है, तो अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग मैप में। और चलिए, क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। जल का वितरण, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल का वितरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागर में 97.3%, बर्फ क्षत्रक 2, भूमिगत जल 0.68, झीलों का अवलवण इसमें दिया गया है 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें यहाँ पे ये दिखाया गया है 0.009, और वायुमंडल में 0.0019, नदियाँ
यहाँ पे सब जोड़ के यहाँ पे दिखाया गया 100। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं ही पढ़ लेती हूँ। 2 लीटर जल लें, मान लें या पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण और लवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। 9 चम्मच बर्फ छत्रक, 2 चम्मच भौम जल, 1/2 चम्मच और लवण जल की झीलें, 1 बूंद नदियाँ। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। यहाँ पे प्रशांत महासागर का ये फिगर दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती हैं तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तरंगे समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाता है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं कि जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। क्या आप जानते हैं कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंदी महासागर में सुनामी तरंगे अथवा
पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर प्रति तक गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी की संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर के निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एक संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगते हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। कम से कम दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे, एग्जाम में बार बार पूछता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो ज्वार भाटे आते हैं, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता था उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में
सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंच ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। इसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक, ठीक है, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडा हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं। वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र में माना जाता है। यहाँ पे मछलियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट, जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के इसके कुछ उदाहरण हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ये है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धाराएं, जल धाराएं। ये है उत्तरी अटलांटिक अपवाह। यहाँ पे दिखाया गया है कि इक्वाडोर विपरीत धारा में बार शीत धारा, कोस्ट धारा, ये पे पश्चिमी वायु अपवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सब दिखाया गया। आप लोग अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा, मैप में सब अच्छे से विस्तार से बताया है, दिखाया है। चलिए, जहाँ गर्म एवं ठंडी धाराएं, जल धाराएं मिलती हैं, वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं, वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है।
फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो निम्न प्रश्नों का यहाँ पे आप लोग भी उत्तर दीजिएगा, अपने दिमाग में सोचिएगा, फिर चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। वर्षण क्या है? तो जल हमारे लिए कई तरह के महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो वर्षण क्या है? तो हम देख सकते हैं जब जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, बादलों का जब संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, तो यहाँ से यह वर्षा हिम, ओस और सही मतलब वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है, तो इसे ही हम लोग वर्षण कहते हैं, ठीक है। जल चक्रण क्या है? तो जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने, ठीक है, अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। ये देखते हैं लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो लहरों को प्रभावित करने वाले कारक कई प्रकार के हैं। एक है जल की मात्रा, वायु की गति और सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है, पहला ये हो गया। और दूसरा यह हुआ कि महासागरीय जल में लवणता की मात्रा, ठीक है। और तीसरा यह हुआ कि वायु की गति, ठीक है। और चौथा है तापीय अंतर और पांचवा है पृथ्वी की घूर्णन गति। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो दिन में 2 बार नियम से, ठीक है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। महासागरीय धाराएं क्या हैं? तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। कारण बताइए
कि समुद्री जल नमकीन होता है। समुद्री जल नमकीन होने का कारण बताइए। तो पहला कारण यह है कि महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा यह हुआ कि समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है। समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थों का वाष्पीकरण न हो सकने के कारण ये समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। इसलिए समुद्री जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। कारण बताइए क्यों? तो जल की गुणवत्ता के ह्रास होने के कारण निम्न प्रकार से हैं। पहला कारण यह है कि मनुष्य की क्रियाकलापों से, मनुष्य की जो क्रियाकलाप है, जो मनुष्य की क्रियाकलापों से जो काफ़ी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। नंबर 2 कारण यह है कि उद्योगों से निकलने वाले रसायन युक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। नंबर 3, घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। तो क्या है? ये है जल चक्र। दूसरा नंबर है कि समानतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। कहाँ उत्पन्न होती हैं? गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं बताइए। तो ये भूमध्य रेखा के निकट, ठीक है, ये भूमध्य रेखा के निकट समानतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। नंबर ग है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक विशालतम झील है, ठीक है। कैस्पियन सागर क्या है? एक विशालतम झील है। और ज्वार भाटा जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार, ठीक है। सुनामी, तीव्र भूकंपी तरंगे, यहाँ पे सीधे सीधे दिया गया है। महासागरीय धाराएं क्या हैं? एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं हैं, ठीक है। जासूस बनिए। निम्नलिखित अंग्रेजी के प्रत्येक वाक्य में एक नदी का नाम ढूंढिए। तो मंदिरा, विजयलक्ष्मी एंड सुरिंदर आर माय बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें नदी का नाम बताना है। बताइए आप लोग। जासूसी करते रहिए। ठीक है।
दी स्नेक, ये आप दी स्नेक चार्मर यस बुष्टी, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।